अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। उम्मीद है आप अच्छे से होंगे और अपने ज़िंदगी के मामलात में आगे बढ़ रहे होंगे। जर्नी ऑफ फेथ जो सिलसिला लेके चल रहा है, उस सिलसिले को जितना लोग पसंद कर रहे हैं और जो लोगों के सवालात थे हमारे मुताल्लिक या जर्नी ऑफ फेथ के मुताल्लिक, वो आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद है कि काफ़ी धुलते जा रहे हैं और एक साफ़ पिक्चर नज़र आने लगी है। आज मेरे साथ शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। मैं हूँ आसिम मलंग, आपका दोस्त। आप हमेशा मेरे बारे में जानना चाहते हैं। जब मेरे सरकार की बात आती है, यानी कि नूरानी सरकार की, जिन्होंने मुझे तराशा और आज इस काबिल हो गया हूँ कि आपके सामने नूरानी सरकार का जो है ब्रॉडकास्ट आपके सामने रूबरू बात कर रहा है, तो यहाँ पे जिक्र मेरी अपनी ज़िंदगी का भी ज़रूरी होना चाहिए। बात आती है 2007 से पहले की ज़िंदगी। 2007 से पहले की ज़िंदगी मेरे लिए इतनी तंग हो गई थी, ऐसा लगता था कि ज़मीन जो है वो सुकड़ने शुरू हो गई और मैं अपने आप से तंग आ गया था। रिश्ते, हर चीज़, दुनिया मेरे लिए एक अजीब सी होनी शुरू हो गई थी। और फिर मैंने अहद किया कि मैं यहाँ से दुबई जाऊँगा, पैसा कमाऊँगा और अपना नाम कमाऊँगा। फिर क्या था कि जब सब रिश्तों ने, हर चीज़ ने मुझे इतना तंग किया कि मैं बग़ैर सोचे समझे दुबई चला गया पैसे कमाने के लिए। लेकिन बात हुई है कि जब ऊपर वाला आपकी कहानी खुद लिखने शुरू हो जाता है, तो आपकी हर चीज़ के पीछे कोई हिकमत होती है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि इत्तेफाक है। हमारे यहाँ पे इत्तेफाक नहीं होता, हम बोलते हैं कि इस चीज़ के पीछे कोई ख़ास बात है। आप में और हम में यही फ़र्क है। 2007 से पहले, यानी कि अज़द के आने से पहले, मैं दुबई गया। दुबई में बेचैनी हुई, उसके बाद मैं वापस आया। अज़द मुझे कैसे मिला, ये एक अलग कहानी है और कॉमेडी कहानी है, मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। बस इसी तरीके से मेरी ज़िंदगी में चलता रहा और नूरानी सरकार ने जब मेरा ज़िंदगी में कदम रखा, तो मुझे महसूस होने शुरू हो गया कि इर्द गिर्द की सारी चीज़ें समेट के मेरे पास आनी शुरू हो गई हैं। मैं खुद जो है खुश होने शुरू हो गया, क्योंकि मेरी ज़िंदगी को तराशने वाला मेरा सरकार जो है वो मेरी लाइफ में आ चुका था। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जो है वो मेरे टूरों ने मुझे इस चीज़ का एहसास दिला दिया कि कोई है जो मुझे समझाना चाहता है, बताना चाहता है और दिखाना चाहता है, और मुझे तराश के उस काबिल बनाना चाहता है जो मैं सालों से सर्वाइवर जो ज़िंदगी कर रहा था। हमेशा ऊपर वाले से शिकायत करता था, जब मैं सही हूँ तो मेरे साथ क्यों गलत होता है। हाँ, जो सही होता है उसके साथ ही गलत होता है। मेरा पहला कदम जो है वो नूरानी सरकार पे हुआ और मेरी ज़िंदगी का पहला कदम, यानी कि मेरी मलंगी का और मेरी रूहानियत का पहला कदम शुरू हो गया था। नूरानी सरकार जो थे वो, चाहे मैं कराची में हूँ, चाहे मैं नूरानी पे हूँ, दिल मेरा वहीं पे रह गया था और मेरी इश्क की दास्तान शुरू हो गई थी। अज़द की दास्तान कैसे शुरू हुई, वहीं से शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, ये अज़द के ज़ुबानी सुने। वो कहते हैं कि एक हादसा हो गया और मैं मलंग हो गया। ये तो एक बोलने का है, ज़ाहिरी चीज़ है। कहीं ना कहीं आपकी कहानी लिखी जाती है और उस कहानी के किरदार आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाते हैं और आपको भी नहीं पता होता कि आप किस किस रास्ते से जो है वो गुज़र रहे हैं और वो रास्ता कैसा है। बस आप गुज़रते चले जाते हैं, चाहे वो कामयाबी के हों, चाहे वो तकलीफ़ों के हों, चाहे वो सच की तलाश के हों, चाहे वो बुरी रास्ते ही क्यों ना हो। इंसान बड़ी तेज़ी से उस तरफ जा रहा होता है, उसे पता ही नहीं कि वो रास्ता आगे जाकर कहाँ मिलने वाला है, किसी और रास्ते से जो उसे और मज़ीद आगे बढ़ा देगा। मैं इसमें समझता हूँ इसका सारा सहरा मैं अपने माँ बाप को देता हूँ कि वो लोग अच्छे थे, उन्होंने अपना टाइम अच्छा गुजारा, उन्होंने हलाल का नवाला खिलाया और तरबियत अपने से बढ़कर की। आज उसी का सिला मैं सामने मौजूद हूँ। कहानी कुछ इस तरह की है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत पढ़ा, बहुत तरक्की की और कई ममालिक में जाते जाते मैं रुक गया अपनी माँ की वजह से कि उन्होंने इजाज़त नहीं दी। मेरा और आसिफ भाई का जो टकराव हुआ वो भी कुछ इसी तरह का हुआ। आपको कभी कहानी सुनाएंगे किस तरह रूमी और शम्स तबरेज़ की कहानी दुनिया में मशहूर है। कुछ इस तरह का मेरे साथ भी हुआ और फिर किसी प्रोग्राम में सुनाऊंगा क्या हुआ। अभी बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं कई अटैम्प्ट किए बाहर जाने के। कराची से बाहर भी मेरी जॉब हो गई। कराची से बाहर मेरी 2005 के एंड में जॉब हो गई जब अर्थक्वेक जोन आया। उससे पहले मैं एक कंपनी में इंटरव्यू दे चुका था, उनके कई प्रोजेक्ट थे बट उनका इस्लामाबाद में शुरू हुआ, मुझे जाना पड़ा।
تو میں اسلام آباد چلا گیا اور وہاں پہ میں نے 6 مہینے گزارے. جب واپس آیا تو مجھے پتہ لگا کہ مجھے جاب چھوڑنی پڑے گی کیونکہ میری ماں کی خواہش ہے اور کچھ ایسے مسائل تھے جو میں ہی دیکھ سکتا تھا. تو جاب چھوڑی. پھر بھی میں کہیں اور کے لیے لگا رہا. میں چاہتا تھا اس زمانے میں کہ میں ترقی کروں تاکہ میرے پیچھے والے یعنی کہ میرے بہن بھائی میرا گھر اس لیول پر آ جائے جس لیول پہ والد صاحب اس دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے. ٹیچنگ کرتے ہوئے مجھے اپرچونٹی ملی کہ میرے کولیگ ہیں, انہوں نے مجھے ایک جاب آفر کی کہ تمہیں کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا اور تمہیں دوسرے ملک جا کے پڑھانا ہے اور پھر اس کے بعد تم آگے نکل جاؤ گے. ملک کا نام تھا صومالیہ. وہاں پہ امریکن سوسائٹی میں یونیورسٹی تھی, وہاں پہ پڑھانا تھا. پھر 1 سال کے بعد امریکہ چلے جانا تھا. میں خوش ہوا اور میں نے اجازت لی اور میں نے پروسیس شروع کیا. اور جب میرے جانے میں 2 دن رہ گئے تو میری والدہ نے کہا کہ تم نہیں جاؤ گے, میں چاہتی ہوں کہ تم ادھر ہی رہو. تو میں نے کہا میں بہت آگے نکل گیا ہوں, میری 2 دن کے بعد ٹکٹ ہے اور مجھے جانے دیں. امی نے کہا نہیں. تو یہ جو 2 دن تھے, اسی 2 دن میں میری آصف بھائی سے دوسری ملاقات ہوئی. پہلی ملاقات جو میں نے آپ کو پہلے بتایا رومی اور شمس تبریز والی ہوئی, اور دوسری ملاقات میری اس طرح ہوئی کہ میں اپنی والدہ کے منع کرنے پہ بہت دکھی ہوا اور وہ میری برتھ ڈے کا دن تھا. تو میں اتفاق سے کھٹا مارکیٹ میں آیا. آصف بھائی کی وہاں شاپ تھی اور میں شاپ کے باہر کھڑا ہوا اور میں نے اپنے ایک دوست کو کہا کہ میں نے اس سے دوستی کرنی ہے. تو وہ دکان میں گیا اور آصف بھائی کو لے کر آیا اور پھر ہماری دوستی شروع ہوئی. پھر بتائیں گے اس میں کیا کیا ہوا. تو وہاں سے ہم ساتھ ہوئے اور پھر جو زندگی میں بہت ساری چیزیں جو میں چاہتا تھا بچپن سے, اور بہت سارے ایسے قصے میرے بچپن کے ہیں جو لوگ مجھے خطابات دیتے تھے اور میری عقل کے جو تھے تعریفیں کرتے تھے. تو وہ سلسلہ آگے یہاں پہ شروع ہونے والا تھا. میں اس سے پہلے کئی جگہوں پہ میں جا چکا تھا اور کئی لوگوں سے میں مل چکا تھا, چاہے وہ روحانی تھے, چاہے وہ دینی تھے, چاہے وہ اپنی زندگی میں کامیاب ترین لوگ تھے. بٹ جب میں یہاں آنے لگا اور ہماری دوستی ہوئی, کرتے کرتے ہم کسی اور ہی طرف نکلنا شروع ہوئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2 دریا جب بنا بھی نہیں تھا 2006 میں, تو ہم وہاں پہ جا کے بیٹھا کرتے تھے ہم 4 دوست, اور وہاں پہ ہم تارے دیکھا کرتے تھے. اندھیری رات میں اس کالی رات کو انجوائے کرتے تھے, سمندر کے شور کو سنا کرتے تھے اور فجر کے وقت واپس آ جایا کرتے تھے. یہ وہ دن تھے جب آپ نے 2 دریا پہ اب تو بہت کچھ دیکھا ہے, اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. پولیس والے لازمی آتے تھے, وہ ہمیں چیک کرتے تھے مگر کچھ کہتے نہیں تھے. تو وہ دور گیا. پھر آہستہ آہستہ بہت ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہوئیں, اور پہلے ہم نے ولاگ میں بتایا آپ کو کہ کس طرح ہمارا نورانی کا پروگرام بنا. کیا کہتے ہیں آصف بھائی؟ بس آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اپنی لائف لے کے بیٹھ کے نورانی سرکار کے بیچ میں. کچھ دن پہلے ہی ایک بہت خوبصورت سا کمنٹ میری ویڈیو پہ آیا اور اس نے کہا کہ عزت بھائی اپنی زندگی کے بارے میں بھی کچھ سنائیں. تو بس ایک دل خوش ہو گیا, اور میں نے کہا نورانی سرکار کے ساتھ ہی ہماری زندگی کا بھی جو ہے وہ حصہ جو آپ سے چھپا ہوا ہے وہ ساتھ ہونا چاہیے. نورانی سرکار کا جو ہے سلسلہ بھی آپ کے سامنے کرتے رہیں گے اور اپنا بھی سلسلہ کرتے رہیں گے. بس اسی طریقے سے ہوا ہے کہ عزت کے دل میں چراغ رکھ دیا گیا اور میرے دل میں چراغ رکھ دیا گیا, اور چراغ کو کس نے جلانا تھا یہ ہمیں نورانی سرکار نے بتایا. اور جب ہم دونوں جوائنٹ ہوئے اور وہ سلسلہ چلتا رہا تو وہ نایاب سفر آج بھی جو ہے وہ ہمارے دلوں میں جو ہے وہ خود نصیبی کی طرح, لہروں کی طرح اور خوابوں کی طرح اور حقیقت کی طرح آج بھی چلتا ہے. آج میں بہت سارے اپنے سرکاروں سے ملتا ہوں جو نورانی نے ہی مجھے راستے دکھائے ہیں, لیکن نورانی سرکار جو ہے وہ دل میں جگہ ایسی بنا چکے ہیں جیسے ایک شاگرد اور ایک استاد کی بات ہے. میرا سلسلہ نورانی سے شروع ہوا. نورانی کے یہ سفر جب میرے شروع ہوئے تو میں اپنے آپ میں ہی گم ہو گیا, بالکل رومی کی طرح. اور جب میں وہاں پہ جاتا تھا تو دنوں بھی نہیں پتہ لگتے تھے کہ کتنے دن ہو گئے ہیں. میرے ساتھ جو ہے وہ نئے رشتے جڑ گئے تھے. پرانے رشتوں نے جنہوں نے مجھے دبئی بھیج دیا تھا, اس کے بعد جب نئے رشتے میری زندگی میں آئے تو وہ سارے میرے ساتھ سفر نامے میں شامل ہوئے, اور ان میں پہلا قدم جو تھا وہ عزت کا تھا. اس کے بعد جتنے بھی لوگ آئے
उन्होंने मेरी ज़िंदगी में सारे वो रिश्ते कंप्लीट कर दिए। इसके बाद मुझे किसी रिश्ते की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये बात करते हैं हम नूरानी सरकार के सफ़रनामे की। किसने आज होना है, किसने नहीं होना, ये सब सारे सरकार ही लिखते हैं। किसका कैरेक्टर कहाँ तक है, किसका कब बंद हो जाए, किसका दोबारा खुल जाए, ये सब सरकारों का है। ये वो हिकमत और वो इल्म की बातें हैं जो अक्ल में आती हैं, दिमाग में नहीं आती। हम बात करते हैं आखिरी, जहाँ से हमने व्लॉग ख़त्म किया था, नूरानी सरकार पे जो हम कुछ दिन के लिए गए, मैं और अज़्ज़त, और वहाँ पे मेरी जो ज़ियारत हुई, उसके बाद मैं खट जबल का सफ़र किया, फिर उसके बाद मुझे तकलीफ़ हुई, उसके बाद मुझे पानी मिला। ये सब मेरे लिए जो है वो करामात से कम नहीं थे। मैं रातों को वहाँ पे जागता था और रातों को वहाँ पे घूमता था, फिरता था। लोग ये सोचते थे कि इस जगह मना है, उस जगह मना है, उस जगह नहीं जाना, उतने बजे नहीं जाना। मैं रातों को वहाँ पे घूमता फिरता रहता था। शायद मेरा सरकार मुझे अपना नूरानी खोल के बताना चाह रहा था। बस इसी तरीके से जो है खट जबल पूरा होने के बाद मेरी रूह तरोताज़ा हो गई और मैंने और अज़्ज़त ने फ़ैसला किया कि जो 2 दिन रुके हैं उसमें कुछ नई चीज़ जो है वो हमें सरकार ज़रूर दिखाएंगे। रास्ते में जो बात हुई और एक मलंग ने आके मुझे सान फ़कीर की बात बताई, इतने में जो है जब सुबह मैं उठा, वही अपना साथ जो हमेशा नई चीज़ लाता है, उसने कहा भाई एक बंदा हमें सान फ़कीर लेके जाना चाहता है। मेरा क्या था, मैं आगे से मुस्कुराया और साथ को पता लग गया इजाज़त मिल गई है। ये सफ़र मेरे लिए ऐसा था कि मैं ये सोच रहा था कि सान फ़कीर कैसा मज़ार होगा। हो सकता है नूरानी सरकार की तरह हो सकता है वहाँ पे बहुत सारे लोग हों, हो सकता है कि यहाँ से मेरे साथ कुछ लोग जाएं, लेकिन वहाँ पे एक बंदा इंतज़ार कर रहा था। उसने कहा कि मैं वहाँ तक आपको पहुँचा देता हूँ। फिर क्या था, बस लड़कों में हमेशा एक चुलबुली सी होती थी नूरानी सरकार के पहाड़ों में घूमने के लिए, नई जगह में घूमने के लिए। लगता था कि हम लोगों की रूहें कराची से निकलने के बाद पुराने ज़माने की रूहों की तरह हो जाती थी। ना थकावट होती थी, ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी, ना खाने की होश, ना सोने की होश। बस ऐसा लगता था कि नूरानी सरकार हमें कुछ ही टाइम में बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं। शायद लगता है कि कुछ टाइम तक जब हमारी ज़िंदगी रुक जाती है, उसके बाद जो सफ़रनामा शुरू होता है वो नहायत ही नायाब होता है। दिए से जब दिया जला और लाहौद लामकां के अंदर जब मेरा दिल को गर्मी चढ़ी और उस गर्मी ने जो दिया रोशन किया, उस दिए की रोशनी में जो नूरानी सरकार दिखाते जा रहे थे, हम सब करते जा रहे थे। और वो दिया जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, हमें रास्ता नज़र आता जा रहा था और हम उस रास्ते पे बेखौफ व ख़तर कदम पे कदम रखते चले जा रहे थे। गोया कि ऐसे कि जैसे हम नूरानी के कदमों के साए तले उन्हीं के पीछे जो है हम चले जा रहे हैं। कभी अपनी वो तजल्ली या वो मौज़े हमारे सामने लेकर आते, कभी वो इबादत की जगह हमारे सामने ला रहे थे, कभी अपने शागिर्द ला रहे थे, और कभी वो ऐसे चीज़ें जो लोग समझ नहीं सकते थे, ध्यान नहीं दे सकते थे। उस वक्त हमारी अकल भी बिल्कुल ऐसी काम कर रही थी जैसा कि वो चाह रहे थे। गोया कि हम ऐसे थे कि जैसे वो हमारे अंदर जो चाहते थे हमारे अंदर फीड करते जा रहे थे। बस देखना ये था कि कौन उसको अवेल कर रहा है और कौन उसको अवेल नहीं कर पा रहा है। तो इन्हीं लड़कों में कुछ तफरी करने भी जाने लगे और कुछ समझने जाने लगे और कुछ टाइम पास करने लगे और कुछ वहीं तक ही अपने आप को महदूद रखा कि कराची से बाहर जा रहे हैं, बस वहीं तक इस सिलसिले को लेके जाएं, अपनी लाइफ में शामिल ना करें। ये नूरानी का सफ़र कुछ पहला नहीं था ना आखिरी था, ये तो इब्तदा थी जो हमने आपसे ज़िक्र किया। आगे तो बहुत कुछ है, इतना कुछ कि आप थक जाएंगे। हमारे पास हमारी आप बीती कभी ख़त्म नहीं हो सकेगी, क्योंकि हर बार हमारे साथ कुछ ना कुछ वहाँ पे ज़रूर नूरानी सरकार ऐसा करते हैं जिससे हमें सबक भी मिलता है, जिससे हमें रहनुमाई भी मिलती है, जिससे हमारी अकल भी दंग रहती है, जिससे हमारी अकल भी बढ़ती है और जिससे हमारा ईमान भी पुख्ता होता है। इसी के साथ हम यहीं आपको छोड़ते हैं और आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप हमारी इस काविश को जो हमने 100% सच पे मबनी अपनी दास्तान सुनाई, इसमें हमने वो सब चीज़ अपनी अफशा की आपके सामने जो हमने कभी लोगों को नहीं बताई, ना अपने घर वालों को बताई। तो इसी के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद।